मिफ्ता इस्माइल साहब मुशीर ख़जाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपका बयान भी चल रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी फाइनेंसिंग लिस्ट के ज़रिए घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मुश्किलात में देखना चाहता है। अमेरिका एक तरफ, और भी दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, आखिर में सऊदी अरब भी नहीं, फिर चाइना भी पीछे हट गया। तो क्या पाकिस्तान के इकदामात में कमी थी या वाकई आप इसको एक साजिश के तौर पर ले रहे हैं, और फिर उसका हल क्या है अगर साजिश है अमेरिका की तरफ से? जी शुक्रिया शाहज़ैब, मैंने इस घेरने का वर्ड तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को एम्बैरस करना मेरे ख्याल से ज़रूर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इंग्लिश में दिया होगा, उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। नहीं जी, मैंने कहा था कि मैंने अंग्रेज़ी में जब कहा था कि अमेरिका वाज ट्राइंग टू एम्बैरस पाकिस्तान, ये मैंने कहा था, और मैंने कोई साजिश की बात भी नहीं करी है। बहरहाल तो अब जो बात है कि जो मैं सुन रहा था, ये आपके जो मौजूद बातें कर रहे थे मेहमान, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ब्लीक पिक्चर खींच रहे हैं। देखिए, अभी हम इस वक्त किसी भी लिस्ट में नहीं है, कोई भी लिस्टिंग में नहीं हुई है। फैसला ये हुआ है कि जून के अंदर पाकिस्तान को प्रोग्राम एक मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग उसमें लिस्ट में डालेंगे, जिसको आम फहम में ग्रे लिस्ट कहते हैं। बहुत सारे जगहों पे ये पता नहीं कोई तासुर हो गया है कि अगर हम ग्रे लिस्ट में नहीं गए और एग्री नहीं हुआ या एक्शन प्लान नहीं हुआ तो हम किसी ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ हैं पाकिस्तान में, जिसमें एंटी टेररिज्म लॉज हैं पाकिस्तान में, जो हम काम कर चुके हैं, इसके बाद हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी ब्लैक लिस्ट में जाएं। तो ये बात एकदम मगर ऐसा क्यों है मिस्टर साहब? और ये बात एक से सवाल करना चाह रहा हूँ, ये तो तय है ना कि पाकिस्तान अगर उनके साथ एक फ्रेमवर्क तय कर भी लेता है और उसके ऊपर 90 डेज में एक प्रोग्रेस दिखाता भी है, तब भी पाकिस्तान जून में ग्रे लिस्ट में ही होगा, यानी इफेक्टिवली एज ऑफ नाउ हम ग्रे लिस्ट में हैं। नहीं शाहज़ैब भाई, अभी हम किसी भी लिस्ट में नहीं हैं। अभी बिटवीन नाउ एंड जून हम किसी भी लिस्ट में नहीं होंगे, कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नाउ और ना हमने कोई काम करने हैं बिटवीन नाउ एंड जून। अभी और जून के दरमियान हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे, जो उनके साथ मिलकर बनाएंगे, जिसका पहला ड्राफ्ट हम लिखेंगे। उस एक्शन प्लान को हम एग्री करेंगे कि हमने मज़ीद क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और मैंने ये गुजारिश करी थी कि मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा का एक्शन प्लान हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं और पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में हमने इतना काम किया है कि मैं ये समझ रहा था कि हमको हमारे ख़िलाफ़ ये नॉमिनेट करना, हमको इस लिस्ट के लिए, हमको प्रपोज़ करना इस लिस्ट के लिए, वो भी गलत था। और हमने तमाम ममालिक में, बशमूल उन 4 ममालिक के जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ प्रपोज़ल किया, इनको जाके बताया हमने क्या काम किया। तो वो ये कह रहे थे कि आपने बड़ी देर से काम किया, हमको हमारे पास उस काम का एनालिसिस नहीं है। मेरी गुजारिश इनसे ये थी कि अगर आपके पास इसका एनालिसिस नहीं है तो उजलत ना करें, आप जून तक रुक जाएं। पहले ये बात कैरी हो गई, लेकिन बहरहाल फिर ये बात नहीं समझे। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि शायद उनका मकसद जो था वो हमको एम्बैरस करना था, वरना जो हम काम कर चुके हैं और जो मैंने इनसे कहा था कि जो मैं रिपोर्ट फर्दर आपको दे दूंगा बिटवीन नाउ एंड जून, उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान का प्रपोजल जो था वो बड़ा रीज़नेबल था, बड़ा कोजेंट था। और सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों ने पाकिस्तान से वहाँ पर मुझे मैसेज करे हैं। वहाँ पर मेरे पास डेलीगेट्स आए यूरोपियन ममालिक के, जिन्होंने मुझे कहा है कि गुड स्पीच, वेरी गुड प्रपोजल। आपने कहा कि उनके पास सिर्फ इकदामात वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने नहीं किए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसके एनालिसिस नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से, ट्रंप के अपने ट्वीट्स, ये सारे के सारे आ तो रहे थे। तो अगर इकदामात आप कर रहे थे तो क्या अग्रेसिवली इन्हें बता नहीं रहे थे कि उनके पास एनालिसिस नहीं था इससे पहले? क्या आप लोग प्रोएक्टिव नहीं थे कि बताया नहीं कि पाकिस्तान ये सारे काम कर रहा है? नहीं, देखें, एनालिसिस हम वो ये कह रहे थे कि हमने एनालिसिस नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन तो हमने भेजी थी। हमने APG के थ्रू जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, हमने उनको 13 फरवरी को ख़त लिखा था। गुज़िश्ता हफ्ते 4 दिन में 5 यूरोपीय ममालिक मैं गया हूँ, अवैस लगारी साहब 1-2 ममालिक गए हैं, दूसरे वज़रा जो हैं वो गए हैं, ख़ुद ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले गए थे, ख्वाजा आसिफ साहब, फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहबा गई थी, एहसन इकबाल साहब गए थे, अमेरिका गए थे, लंदन इंग्लैंड गए थे, मैं खास नॉर्वे भी गए थे। तो ये बात नहीं है, बहुत सारे वज़रा जो थे उन्होंने ट्रैवल कराया और हम लोगों को ज़ाहिर है कि पता थी कि हमने क्या करा, हमने ये बात करी है। एनालिसिस की बात वो होती है कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप को, उसके अंदर उनके अपने एनालिस्ट और कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री से वो एनालिसिस कराते हैं। वो कह रहे थे हमने ये नहीं करा है। मैंने कहा अगर ये आपने नहीं कराया तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप फिर मिलेंगे, जब तक करवा लीजिए आप। इनको 1-8 महीना लगता है एनालिसिस करने में। तो और मैंने कहा उजलत किस चीज़ की है? तो वो बात पहले तो मेरे ख्याल से ये बात लोगों को समझ में आई थी, लेकिन बाद में वो नहीं आई। लेकिन मैं आपसे एक 2 गुजारिशात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि ये टेररिज्म की बात नहीं है, इस टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात है।
मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज की बात है। कोई भी ये नहीं समझता है कि पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो हैं वो लैक्स हैं या पाकिस्तान उसको इन्फोर्स नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि आप एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास कन्विक्शंस बहुत कम हैं। वो बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें हमारी गलती ये थी कि हमारे सूबे के अंदर जो पुलिस है वो इतनी सही ट्रेन नहीं है, और जब आदमी कोई टेररिज्म करता है तो हम उसको सिर्फ टेररिज्म का चार्ज लगाते हैं, 302 लगाते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन हम साथ साथ उसके फाइनेंसिंग के 6 चार्ज नहीं लगाते। बैरूनी मुल्क में ये होता है कि वो 20-30 शिकों पे या दफ़ा के अंदर उसको बंद कर देते हैं। अब से हम वो भी कर लिया करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के कवानीन हैं मेरे ख्याल से बड़े टाइट हैं। जो सुकुम रह गए थे वो हमने हटा दिए और हमने बड़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन कर दी थी पिछले 2-3 महीने में। लेकिन बहरहाल इनका ये फैसला है कि हमको एक्शन प्लान देंगे और हमको एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में डालेंगे, उससे कोई मसला नहीं है, हम उसको चले जाएंगे। तो जब वो डालेंगे तो फिर अगले 90 दिन के लिए आप और इकदाम करेंगे, या जितने कर लिए जिसके उन्होंने एनालिसिस नहीं किए थे उसी पर आपको यकीन है कि आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे? शाहज़ेब भाई, मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमने देखें, जो हमने इकदाम करे थे ना, उसकी भी कोई वजह थी। 2012 से 2015 में जब हम लिस्टों में थे, जब हम ये लिस्ट में थे, तो उस वक्त हमको इन्होंने एक प्रोग्राम दिया था। उस प्रोग्राम को हमने 3 साल में करा। जब सब्सटेंशियली कर लिया तो इन्होंने हमको लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद कुछ रेजिडुअल एक्शंस रह गए थे, कुछ बकाया चीज़ें रह गई थी। हम उन चीज़ों को पूरा कर रहे थे। उन चीज़ों को पूरा करने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, लेकिन हो गया। अब जब हमको, मुझे नहीं पता कि क्या एक्शन प्लान देंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें रह गई थी वो तो हमने कर ली हैं, उसका एनालिसिस रह गया है। अब इसके अलावा मजीद इन्होंने कुछ और चीज़ें अपने प्रपोजल में लिखी हैं, उसके ऊपर हम कोई एक्शन प्लान बना लेंगे। लेकिन हमारे पास इतना अच्छा ऑलरेडी रिजीम है कि कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि बना लेंगे, पाकिस्तान काम कर लेगा इनके साथ, मगर जब जून होगा तो जून में पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा, और आप कह रहे हैं अगले 12 दिन में, अगले 12 महीने में निकल आएगा, ब्लैक लिस्ट का सवाल ही नहीं पैदा होगा मेरे ख्याल से। और इसका सवाल ही नहीं ब्लैक। देखें शाहज़ेब भाई, इट इज लाइक दिस कि मैं अगर 2 गोल कर चुका हूं, सऊदी अरब को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? मैं एक गुजारिश कर लूं पहले, फिर आपकी बात पे आता हूं। अगर मैं 2 गोल पहले हाफ में कर चुका हूं तो दूसरे हाफ के बाद मेरा स्कोर 0 तो नहीं हो सकता ना। तो मैं ऑलरेडी कवानीन बना चुका हूं, तो ब्लैक लिस्ट में जाने का सवाल नहीं है। और ग्रे लिस्ट के अंदर कोई भी सैंक्शन नहीं होता है, और इसलिए पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसका कोई भी सब्सटेंशियल फर्क नहीं आएगा। जो पाकिस्तानी आप ही ने कहा था ये जाने से पहले कि जाहिर है इसके नुकसानात हो सकते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट में हो सकते हैं, बैरूनी इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं आएगा, आप ही ने कहा था जाने से पहले। मेरी गुजारिश पूरी सुन लीजिए सर, थोड़ा सा तामुल। देखिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी सनतकार, पाकिस्तानी ट्रेडर को कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसकी एलसियाँ भी खुलेंगी, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकेगा। जब पिछली मरतबा हम लिस्ट पे थे तो हमने इस दरमियान हमारी स्टॉक मार्केट 250% ऊपर गई है। हम एक IMF प्रोग्राम में गए और निकले। हमने IMF से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया। हमने सकूक लंदन में जाके बेचे, हमने बॉन्ड्स न्यूयॉर्क में जाके बेचे। मेरा काम बढ़ जाएगा या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसका काम बढ़ जाएगा, गवर्नर स्टेट बैंक का काम बढ़ जाएगा, सेक्रेटरी इंटीरियर का काम बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा काम बढ़ जाएगा। हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई कवानीन के अंदर कोई तब्दीली लानी होगी तो वो लेके आनी पड़ेगी। मगर मुझे साथ में बता दें, ऑब्वियसली पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैं नहीं चाहता था लिस्ट में जाने का। जाहिर है इमेज खराब होगा। आप कह रहे हैं कि एम्बैरेस किया है, नहीं चाहते थे, मगर मसला यह है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता था, मगर क्या चाइना और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दे दिया इसमें, या तुर्की अकेला ही खड़ा नजर आया पाकिस्तान के साथ? तो इसका मतलब है अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से तो नहीं हो पाएगा ना काम, आपको कुछ मजीद इकदाम ही करने पड़ेंगे। शाहज़ेब भाई देखें, एक तो ये कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ तुर्की ने अकेले ने वोट दिया था हमको, एक और मुल्क ने भी हमको वोट दिया था फाइनल राउंड के अंदर भी, ये बात तो तय है। नंबर 2 ये कि सऊदी अरब के पास वोट नहीं है, वो ऑब्जर्वर स्टेटस है। ये बात दुरुस्त है कि GCC ने हमारे साथ वो सेकेंड राउंड में नहीं थे। पाकिस्तान को मैं आपको ये मैं हेल्फन बता रहा हूँ कि ये स्पीच के बाद एक वेस्टर्न यूरोपियन की मेरी फर्स्ट स्पीच के बाद मेरे पास एक वेस्टर्न यूरोपियन मुल्क का आदमी आया, उसने मुझे कहा कि यार बड़ी अच्छी तुमने बात करी है, तुमने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया, तुम इनके साथ काम करो। मैं ख़ुद गया हूँ 2 ममालिक के पास, जर्मन और इंग्लैंड के पास, और मैंने कहा यार हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और 2 दिन तक वो मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ पे नेगोशिएट करते रहे। मुझे पाकिस्तान से 2 वेस्टर्न एम्बेसडर्स का फ़ोन आया, मैसेज आया, और एक का फ़ोन आया कि यार तुमने बड़ा अच्छा प्रपोजल कर लिया, बड़ा अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए। उनमें से एक तो शामिल था जो प्रपोजल में से। तो ये अमेरिका का प्रेशर था, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर तो वो भी नहीं समझ, वो भी समझ रहे थे कि पाकिस्तान जब मैंने सेकंड स्पीच करी तो मैं बस फिर मिफ्ता साहब माज़रत के साथ आप एक अच्छी तकरीर कर लें जी। और आपकी तकरीर की वो तारीफें कर दें। आखिर में मैटर ये करता है कि वोट क्या हुआ, आखिर में मैटर ये करता है कि आपकी अच्छी तकरीर के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन हुआ। अगर पाकिस्तान के साथ लोग नहीं खड़े हो रहे और एंड रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान एम्बैरेस हुआ, तो आगे आपका क्या होगा? आप एक और 3 महीने बाद अच्छी तकरीर कर आए और तारीफें ले लें और पाकिस्तान एम्बैरेस खुदा ना खास्ता हो जाए, तो फायदा तो नहीं है ना पाकिस्तान का।
बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, तकरीर की बात नहीं थी, वो प्रपोजल जो हमने हुकूमत पाकिस्तान अच्छा प्रपोजल दे लें, उसकी भी तारीफ करा लें और आखिर में पाकिस्तान एम्बैरस हो, तो क्या फायदा ऐसे प्रपोजल का? कन्विंस करें ना दुनिया को और दोस्त ममालिक को। फायदा नहीं है, जाहिर। और अगर कन्विंस नहीं कर सकते, प्लान ऐसा नहीं है, तो और इकदाम करें। देखिए ना भाई, मेरी बात सुने, मैं ये सचमुच ये समझता हूँ कि जो काम मैं करके गया था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में काम कर लिए थे, उस काम के बाद हमको डालने का कोई जवाब नहीं है। ये मैं हल्फन समझता हूँ, आप जो भी जितना भी डांट लें मुझे, मैं यही कहूँगा कि हमने जो 2 महीने में काम करे थे उसके बाद ये डालने का जवाब नहीं था। नहीं, लेकिन तो मैं यही कहूँगा कि वो हमने एकदम काम कर लिए थे। जो हमारा प्रपोजल था वो बहुत ही रीज़नेबल प्रपोजल था कि यार अगर आपने एनालिसिस नहीं कराया तो 3 महीने ठहर जाओ, 3 महीने बाद फैसला कर लेना। और इंशाअल्लाह ताला जब हम जब ये प्लान बना लेंगे, जून में वो लिस्ट भी कर लेंगे, तो 2 भी काम होगा, वो 4-6 महीने में हो जाएगा। कोई इतनी चीजें रह ही नहीं गई हैं। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। कोई मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर दुनिया में कोई नहीं मानता है। देखिए मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दुनिया में बहुत नहीं समझता कि पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव आउटकम हो।